राधे राधे सभी को। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में लगे होंगे। आपको पता है हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जो है पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स प्लस रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर पेपर 2 में हो गया, पेडागॉजी हो गया, इन सब की जो है हम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आपको पीवाईक्यूज़ करा रहे हैं, जिसमें जो है रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के साथ जो है हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताते हैं जो पेपर से रिलेटेड बहुत बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसा ही आज का सेशन रहने वाला है। आज के सेशन में हम पेपर 2 यानी कि कंप्यूटर साइंस के पीवाईक्यू से डिस्कस करने वाले हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी करे जो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन के पास पहुंचने से पहले जो हमारा थीम है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि मे एवरीवन बी हैप्पी, मे एवरीवन बी फ्री फ्रॉम इलनेस, ये हमारा थीम है। इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे, बढ़ेंगे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये, विच मेथड इज यूज्ड for both error detection and error correction in computer networking। सिंगल पैरिटी चेक, हैमिंग डिस्टेंस या फिर हैमिंग कोड बोल लो आप, CRC यानी कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या फिर चेकसम। आपको पता है कि बेसिकली अगर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूं तो ये एक टेक्निक है जिससे हम एक कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर दिस ट्रांसमिटेड डेटा हैज़ बीन एनक्रिप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और नॉट। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये मैं हूं, मैं आपको एक मैसेज करना चाह रहा हूं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट मैसेज है, या फिर मान लो कि मैं आपको बैंक का पिन जो है वो बताना चाह रहा हूं क्योंकि क्या बोलते हैं, कुछ ज़रूरी काम आ गया। अब मुझे ये जो यहाँ से यहाँ बताना है, ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा कि जो जिस मीडियम से ये जा रहा है ना, यहाँ पे इस मेरे बैंक के पिन में कोई छेड़खानी की है कि नहीं है। मान लो मैंने बताया कि मेरा पिन जो है बैंक का वो 1234 है ना, और कैसे पता चलेगा कि भाई जो रिसीवर है उसके पास भी सेम पिन पहुंचा है, बीच में डेटा के साथ छेड़खानी नहीं की है, या फिर कुछ भी बात है। तो ये चीज कौन बताता है, ये बताता है आपको एरर डिटेक्शन, ठीक है। इफ एन एरर इज डिटेक्टेड द करप्टेड फ्रेम इज डिस्कार्डेड एंड रीट्रांसमिट मे बी रिक्वेस्टेड थ्रू एप्रोप्रिएट एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। अब डिटेक्ट्स एरर कॉज्ड बाय नॉइस, इंटरफेरेंस और सिग्नल डिस्टॉर्शन, इन तीन की हेल्प से जो है डेटा में चेंज आता है। इसलिए इट रिलाइज ऑन रिडंडेंट बिट्स फॉर कंसिस्टेंसी एंड चेकिंग, ठीक है। अब एरर डिटेक्शन जो है वो अलग है और एरर करेक्शन वो अलग है। नाम समझ में आ रहा है, एरर डिटेक्ट करना उसको हम एरर डिटेक्शन बोलते हैं, एरर को करेक्ट करना उसको हम एरर करेक्शन बोलते हैं। ऐसी टेक्निक्स जहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है एरर डिटेक्शन किया जाता है वो है आपकी पैरिटी चेक, चेकसम और CRC, ठीक है। अगर मैं बात करूं एरर करेक्शन की, ठीक है, तो एरर करेक्शन प्लस एरर डिटेक्शन, ये दोनों जो चीजें हैं, जो मेथड्स हैं, ये एक ही टेक्निक यूज करती है, दैट इज योर हैमिंग कोड। ये चीज आपको ध्यान रखनी, हैमिंग कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाकी जो तीनों हैं ये सिर्फ और सिर्फ एरर को डिटेक्ट करती हैं, उनको करेक्ट नहीं करती हैं। हैमिंग कोड की खास बात यह है कि इट यूटिलाइजेस पैरिटी बिट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस टू डिटेक्ट 2 बिट्स एरर एंड करेक्ट सिंगल बिट एरर्स। ये इसकी खास बात है, मैं लिख देता हूं यहां पे, इट यूटिलाइजेस पैरिटी बिट्स at specific positions
टू डिटेक्ट अप स्पेसिफिक डिटेक्ट अप 2-bit errors and correct single bit error. ये इसकी खास बात है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और मैंने ये देखा है इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो अगर आपसे पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एरर डिटेक्शन है, या पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एरर करेक्शन है, ये बहुत पूछता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जहां बात एरर करेक्शन की हो जाएगी वहां पे सिर्फ हैमिंग कोड आएगा, और एरर डिटेक्शन आपके जो सिंगल प्रायोरिटी है, CRC, HXM, ये सब क्या है, एरर डिटेक्शन है, ये करेक्शन नहीं है। ये चीज़ को आपको नोट करना है, ये चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट CDMA टेक्नोलॉजी। CDMA टेक्नोलॉजी के बारे में जो है फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। आपने देखा पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया था कि CDMA के बारे में क्वेश्चंस और GSM के बारे में क्वेश्चंस ये पूछता है, सेम चीज यहां पे पूछिए। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है CDMA टेक्नोलॉजी ऑप्टिमाइजेस द यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ एज इट ट्रांसमिट ओवर द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज। CDMA टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करती है अवेलेबल बैंडविड्थ का, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल है सही। ऑप्शन 2 पे आते हैं, ईच यूजर इन CDMA सिस्टम यूजेस डिफरेंट कोड टू मॉड्यूलेट देयर सिस्टम सिग्नल। ये बात भी बिल्कुल सही है, एंड इसी वजह से जो है ये क्या बोलते हैं, जो हमारा 2G सिस्टम है ना, उससे अलग है। अभी इसके बारे में GSM जो टेक्नोलॉजी उससे अलग है, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। आगे आते हैं, CDMA टेक्नोलॉजी ऑफर्स लेस सिक्योरिटी एज कंपेयर टू GSM टेक्नोलॉजी। लेस सिक्योरिटी भाई कैसे? GSM पहले आया था, GSM में जो कमी थी उसको मतलब कि एक तरह से समझ लो कि GSM की कमी को दूर करके एंड उसका एडवांस वर्जन है आपका CDMA, तो उससे लेस सिक्योरिटी कैसे देगा? तो ये चीज आपका कथन गलत रहेगा। सेकंड चीज, अ सिम कार्ड इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग ऑफ CDMA डिवाइस। आपको पता है कि GSM टेक्नोलॉजी सिम कार्ड का यूज करती है पर CDMA नहीं करती है, इसलिए ये वाला भी गलत है। तो कौन से गलत हो गए आपके गलत हो गए 3rd एंड 4th। अब कुछ चीज समझो, ठीक है, जो CDMA टेक्नोलॉजी है वो मोर सिक्योर क्यों है? क्योंकि ये यूज करती है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का। इट यूजेस स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी and it uses unique pseudo random codes। ये चीज आपको याद रखनी है, इसीलिए ये GSM से अलग है, GSM से मोर सिक्योर। और जो 4th ऑप्शन है कि CDMA अगर सिम का यूज नहीं करती, CDMA फिर किस चीज का यूज करते हैं? तो याद रखना है, इट रिलायज ऑन ESN प्रोग्राम directly into the device. It rely on ESN's programmed directly into the device। ये चीज अब यहां पे मैं into the device, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि CDM के बारे में थोड़ा सा। पहली बात तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनता है। इट इज कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। एक डिजिटल वायरलेस टेलीफोनी चैनल है, एक्सेस मेथड है, वेयर मैनी यूजर्स शेयर द सेम फुल फ्रीक्वेंसी बैंड एट द सेम टाइम बाय यूजिंग दिस यूनिक मैथमेटिकल कोड्स, जिनको हम सूडो रैंडम कोड्स बोलते हैं। अब अगर आपको याद होगा GSM टेक्नोलॉजी में क्या है, हम टावर बेस स्टेशन का इस्तेमाल करते थे, है ना, एंड जो फॉरवर्ड लिंक होता था वो हमारा अ कंपोजिट सिग्नल विच इज ट्रांसमिटेड टू ऑल यूजर्स एंड डिफरेंशिएटेड बाय कोड्स, ऐसा होता था, ठीक है। एक बेस स्टेशन से डिफरेंट कोड्स जो है डिफरेंट मोबाइल स्टेशन पे भेजे जाएंगे। अब CDMA में क्या है, CDMA में हर एक चैनल को यूनिक कोड दे रखा है, ठीक है, एंड फिर
जो कोड भेजा जाता है एक तो वो यूनिक हो गया है ना, और हर एक चैनल का यूनिकली असाइन कोड हो गया, इसलिए ये जो है थोड़ा सा मोर सिक्योर आप कह सकते हो इसको, इट वुड बी मोर सिक्योर। ठीक है, एंड यही जो है बेसिकली दिस इज योर स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और इसीलिए जो है सिम की यहां पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आगे आते हैं, एन एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ। एक एंटिटी को, अगर हम एंटिटी की बात कर रहे हैं तो आपको सीधा याद आना चाहिए ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप जो डायग्राम है वो आपको याद आना चाहिए। तो उसमें एंटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एट्रीब्यूट से, रिलेशनशिप से, मॉडल से या नन से। तो एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट से। अब एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टीज, उनको हम एट्रीब्यूट बोलेंगे, या फिर फील्ड मान लो, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलेंगे, है ना। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। जैसे आप हो, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, आपके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं आई कलर, हेयर कलर, है ना, आपकी हाइट, ये क्या है, ये आपके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो और एक एंटिटी को सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं बात करूं थोड़े से और ईयर मॉडल की, तो आपको कुछ सिंबल्स याद होने चाहिए। जैसे कि जो रेक्टेंगल है वो आपका एंटिटी बताता है ईआर मॉडल में, जो एलिप्स है आपका वो आपका एट्रीब्यूट को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, एट्रीब्यूट्स को दर्शाता है। डायमंड जो है वो आपका रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, जिसकी मतलब कुछ ऐसा होगा आपका, सॉरी ऐसा। तो इससे पता चलेगा कि P1 और P2 के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा हुआ है, P1 मैनेजेस P2, यानी कि P1 जो है वो मैनेजर है P2 का। तो ये रिलेशनशिप बताता है। ये जो लाइन है ये आपकी एट्रीब्यूट टू एंटिटी एंड एंटिटी सेट विथ अदर रिलेशनशिप टाइप बताती है। और ये कैसी होती है आपको पता है, 1 to 1 हो सकती है, 1 to many हो सकती है, many to 1 हो सकती है, और many to many हो सकती है। 4 प्रकार की आपको ये रिलेशनशिप देखने को मिलती है। डबल एलिप्स अगर आप देखें तो आप समझ जाइए दैट इज योर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब है कि एक एट्रीब्यूट जिसकी मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे कि आपके फोन नंबर का कॉलम, आपके एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, तो दैट इज योर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। डबल रेक्टेंगल आप देखें, रेक्टेंगल का मतलब क्या है, एंटिटी। डबल रेक्टेंगल का मतलब है वीक एंटिटी। वीक एंटिटी वो एंटिटी होती है जो कि डिपेंड होती है दूसरी एंटिटी पे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इन पे सिंबल्स पे क्वेश्चंस पूछ लेता है और पूछा गया है, इसलिए ये जानना, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एचटीएमएल टैग्स फॉर स्टार्टिंग अ वेब पेज। एक वेब पेज को स्टार्ट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस एचटीएमएल टैग्स का क्या है, मतलब पहले क्या आता है बाद में क्या आता है। अगर आपने एचटीएमएल लैंग्वेज थोड़ी भी पता है तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आपका एचटीएमएल टैग आएगा। ठीक है, एचटीएमएल के बाद क्या आता है, फिर आपका हेड आता है, फिर आपका हेड के अंदर टाइटल आएगा, है ना, फिर टाइटल के अंदर आपका जो है ये बॉडी टैग आएगा। समझ लो, सिर्फ उसी प्रकार जो है ये बंद होंगे। यहां पे हेड आएगा और फिर एचटीएमएल आएगा। ये तो आपको पता होगा ही होगा। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस भी पहले एचटीएमएल आएगा, फिर हेड आएगा, फिर टाइटल आएगा, फिर बॉडी आएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, और आप देखो बेसिक क्वेश्चन जो है वो सीनियर अनुदेशक में पूछा गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड एचटीएमएल और एक्सएमएल थोड़ा सा पढ़ के जाना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स कंटेन द यूजर सिस्टम रिक्वायरमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट जो है ऐसा होता है जिसमें यूजर की रिक्वायरमेंट मेंशन होती है, एसआरडी, डीडीडी, एसडीडी या फिर एसआरएस। जब आपने एसडीएलसी साइकिल पढ़ी होगी, है ना, तो सबसे पहला स्टेज होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग
या फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हम जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो हम जानते हैं कि यूज़र को क्या चाहिए। मान लो हम यूज़र जो है हमारा एक बार्बर है और उसके लिए जो है हम एक ऐप बनाने जा रहे हैं, तो वो बताएगा कि भाई इस कॉलम में आप जो है क्या बोलते हैं सर्विसेज लिख दो, है ना, इधर पे चार्जेस लिख दो, ऐसे करके बताएगा ना। तो वो रिक्वायरमेंट्स हैं। ऐसी सब रिक्वायरमेंट जो है वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन की जाती है ये आपसे पूछा है। तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है SRS, जिसकी फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, ओके। एंड अगर मैं बात करूं SRS की एग्जांपल की, तो यहां पे एक एग्जांपल दे रखा है कि किस तरह का एक SRS जो है डॉक्यूमेंट वो किस तरह का दिखता है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन, तो यहां पे मेंशन किया जाएगा कि ये जो हम क्या बोलते हैं, ये जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थी, है ना, और उसको हम किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं। फिर जनरल डिस्क्रिप्शन आएगा जहां पे फंक्शन और यूजर कम्युनिटी की बात की जाएगी कि मेन फंक्शन इस सॉफ्टवेयर के क्या रहने वाले हैं, ठीक है। फिर आएगा फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये एक बेसिक ढांचा है SRS का कि इस तरह से SRS बनाया जाता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम स्पेसिफिक एक्शन और बिहेवियर मेंशन करते हैं। यूजर इंटरफेस रिक्वायरमेंट में हम ये मेंशन करते हैं कि हमारा जो ऐप है वो किस तरह दिखेगा, ठीक है। परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में हम रिस्पांस टाइम, थ्रूपुट और स्केलेबिलिटी को मेंशन करते हैं, यानी कि कितना एक सिस्टम जो है हमारा हमारा जो सॉफ्टवेयर है कितना एक टाइम में कितना यूजर को झेल सकता है। जैसे ऐप है तो कितने यूजर एक टाइम में लॉगिन करेंगे तो वो ऐप जो है वो हैंग नहीं होगा। तो ये चीज़ मेंशन होती है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में। नॉन फंक्शनल एट्रीब्यूट अब समझ लो जो फंक्शन से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि यूजिबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया कि आपका डेटा जो है कितना सिक्योर है। फिर लास्ट में हम सेकंड लास्ट में हम शेड्यूल एंड बजट की बात करते हैं, जहाँ पर टाइमलाइन और कॉस्ट एस्टिमेट लिखा होता है कि कितना लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली कितना लग सकता है, खर्चा कितना आ सकता है। अपेंडिक्सिस जो लास्ट है उसमें हम सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या फिर ग्लॉसरी या फिर कंक्लूजन मान लो, वो चीज़ मेंशन करता है। तो बेसिकली हमारा जो एक SRS है वो ये ऐसा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि SRS किस लिए यूज होता है, किस क्या बोलते हैं ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है इसमें किस लेवल पे यूज होता है ना, ये चीज़ पूछता है। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बस ये मैं समझाने के लिए आपको ये लगा रखा है कि किस तरह से जो है आपका एक SRS दिखेगा और क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होगी, ताकि आपको अगर समझ में आ जाए। अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ कि जो ऑब्जेक्टिव होते हैं एक सॉफ्टवेयर के वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो SRS में मेंशन होते हैं, है ना। या आपसे पूछ लेंगे कि बताओ फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो किस डॉक्यूमेंट में मेंशन होती है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो भी SRS में मेंशन होती हैं। इसलिए ये मतलब कि मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आता है दैट इज योर द नैपसैक प्रॉब्लम वेयर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मिनिमाइज द प्रॉफिट इज। तो नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो किसका एग्जांपल है, ग्रीडी का, डायनेमिक का, बैक ट्रैकिंग का, या फिर ब्रांच एंड बाउंड का। थोड़ा सा हम इसको जो है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ एक्चुअली में क्या है। ये चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ठीक है। उनमें से एक तरीका है ग्रीडी एल्गोरिथम का फॉलो करने का, एक तरीका है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, एक तरीका है बैक ट्रैकिंग का, एक है ब्रांच एंड बाउंड। ऐसे ही और भी हैं, पर क्योंकि क्वेश्चन जो है 4 का मेंशन कर रहा है तो अभी आप इन चारों को याद रखो। ग्रीडी में क्या है, ग्रीडी में एक सिंगल पाथ वो चुनता है जो शॉर्टेस्ट रहेगा और जिसमें हमारी लागत जो है जो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा इट इज टू मिनिमाइज द प्रॉफिट। डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो आपकी ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स में यूज किया जाता है। बैक ट्रैकिंग के नाम से समझो कि आप एक प्रॉब्लम
के डेप्थ में गए और फिर आप वापस भी जा पा रहे हो चेक करने के लिए कि यहाँ बीच में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, दैट इज योर बैक ट्रैकिंग। ब्रांच एंड बाउंड भी लगभग सिमिलरली बैक ट्रैकिंग के काम करता है, बट इसमें क्या है, ये हायरार्की को फॉलो करता है, इसलिए ट्री एंड ग्राफ जो है इसका जो है एग्जाम्पल हो सकता है। ग्रीडी की अगर मैं बात करूं तो इसमें अप्रोच जो है वो टॉप टू डाउन जाती है। डायनेमिक में टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच फॉलो हो सकती है एज पर दी सिचुएशन। बैक ट्रैकिंग जो है वो आपको फॉलो करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, और BFS ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो आपका ब्रांच एंड बाउंड फॉलो करता है। ठीक है, अब ग्रीडी जो है वो इरिवर्सिबल है, एक बार जो आपने पाथ चुन लिया फिर वही रहने वाला है। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो सारे पाथ को इवैल्यूएट करता है। बैक ट्रैकिंग में क्या है, अगर आपने एक पाथ चुन लिया तो आप वापस उसको बैक ट्रैक करके चेक कर सकते हैं कि भाई हाँ ये सही है कि नहीं है। ठीक है, ग्रीडी की बात करें तो हमेशा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशंस नहीं देता है, परंतु जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो आपकी हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगी। ठीक है, बैक ट्रैकिंग जो है वो हमेशा सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपको फाइंड करके देगी, एंड ब्रांच एंड बाउंड भी आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करके देगा। अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से अप्रोचेस, कौन कौन से एल्गोरिथम फॉलो करते हैं, तो वहाँ हम देख लेते हैं। जो डिवाइड एंड कॉन्कर है, डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांटो। ठीक है, बांट दिया आपने, ऐसे बांट दिया, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, फिर तीनों को इकट्ठा कर दो। ठीक है, फिर जैसे इस प्रॉब्लम इसको तो हमने दो हिस्सों में बांट दिया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, फिर इसको इकट्ठा कर दिया, फिर दोनों को जोड़ दिया, हमारी जो है मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दैट इज योर डिवाइड एंड कॉन्कर। एंड इसमें यूज होता है बाइनरी सर्च, मल्टीपल ऑफ 2 बिट एन बिट्स नंबर, क्विक शॉर्ट में डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज होता है, हीप शॉर्ट में यूज होता है, और मर्ज शॉर्ट में यूज होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और सिर्फ एक सर्चिंग टेक्निक्स है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सर्च, उसमें डिवाइड एंड कॉन्कर का यूज करते हैं। ग्रीडी मेथड की बात करें तो ग्रीडी मेथड में आपका जो है नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको हम फ्रैक्शनल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, वो यूज करता है, और मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम जो कि होते हैं क्रुस्कल एंड प्रिम्स, ये आपके जो है ग्रीडी एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। साथ साथ आपका डिशत्रास जो है वो भी एल्गोरिथम जो है वो ग्रीडी मेथड का फॉलो करता है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो है वो कौन कौन यूज करता है, तो याद रखना है चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फ्लॉयड एल्गोरिथम, ठीक है, LCS यानी कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, नैपसैक प्रॉब्लम, और TSP ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं। बैक ट्रैकिंग में आपको दो नाम या फिर एक ही नाम याद रखना चाहिए, दैट इज योर एन क्वीन प्रॉब्लम। और ब्रांच एंड बाउंड जो है आपका TSP यानी कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी यूज करता है, एंड साथ में असाइनमेंट प्रॉब्लम भी ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स का यूज करता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है क्रुस्कल, प्रिज्म और डिशत्रास, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि मान लो एक प्रॉब्लम दे दी और आपको बोला है कि इस प्रॉब्लम को प्रिज्म या फिर प्रिम्स एल्गोरिथम या फिर क्रुस्कल एल्गोरिथम या फिर डिशत्रास एल्गोरिथम को यूज करके सॉल्व करो। इस पे जनरली न्यूमेरिकल बनता है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, बैक टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि नैपसैक प्रॉब्लम किसका एग्जांपल है, तो सिंपल सी बात है, इट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, बाकी ये इनके ऊपर जो इसके एग्जांपल है उनके ऊपर क्वेश्चन बनता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, 7th क्वेश्चन पे आएंगे। एन एडवांटेज ऑफ चेन्ड हैश टेबल, जिसको हम एक्सटर्नल हैशिंग भी बोलते हैं, ओवर द ओपन एड्रेसिंग स्कीम इज। तो चेन हैश टेबल का क्या एडवांटेज है किसके ऊपर, ओपन एड्रेसिंग स्कीम के ऊपर। वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्च ऑपरेशन इज लेस, स्पेस यूज्ड इज लेस, डिलीशन इज इजियर, या फिर नन ऑफ द अबव। पहली बात तो चेन हैश टेबल क्या आपको बारे में एक आपको शब्द याद होना चाहिए, दैट इज, इसको आप बुलाते हैं क्या, लिंक लिस्ट पर बकेट। लिंक लिस्ट पर बकेट। अब इसमें क्या है, एडवांटेज क्या है ओपन एड्रेसिंग स्कीम से रिलेटेड, दैट इज योर के इसमें डिलीशन जो है वो इजियर होता है चेन हैश टेबल में। क्यों, क्योंकि
अगर हम एक नोड को डिलीट कर देते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमें होता है कि हमें सिर्फ अपडेट करना होता है लिस्ट पॉइंटर को, अपडेट लिस्ट पॉइंटर्स को, सिर्फ इतनी चीज करनी होती है और हम जो है हैश टेबल, चेन हैश टेबल में डिलीटिंग कर सकते हैं। बाकी सब में क्या है, टोम स्टोनिंग का यूज करना है, रीहैशिंग, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स काम करना पड़ता है, ठीक है, बाकी सब चीज़ों के लिए। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि बस ये एक एडवांटेज है जो मतलब कि बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर दी ओपन एड्रेसिंग की। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है एंड साथ में उसका नाम याद रखना है, लिंक लिस्ट पर बकेट, यानी कि एक्सटर्नल हैशिंग, यानी कि चेन हैश टेबल की हम बात कर रहे हैं। आगे आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। क्यू डेटा स्ट्रक्चर का कौन सा एक एप्लीकेशन है। पहले आपको क्यू के बारे में पता होना चाहिए, क्यू क्या है। पहली बात, क्यू किस टेक्निक का इस्तेमाल करती है, तो इट यूजेस फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा जो वही पहले जाएगा। अगर मैं एग्जांपल देके समझाऊं आपको तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है रेलवे सिस्टम। क्या है? रेलवे सिस्टम। आप जब टिकट लेने जाते हैं, जैसे मान लो ये काउंटर है, ये छोटा ये छेद है, ये काउंटर है और ये यहाँ पर बैरिकेड लगे हैं, तो मान लो जो सबसे पहला बंदा है वो सबसे पहले लाइन में लगेगा और उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप सबसे आखिरी में आए और सबसे पहले आपको टिकट मिल जाए, नहीं है ना, जो पहले आएगा उसको टिकट मिलेगा, वही पहले जाएगा। तो दैट इज देन एग्जांपल ऑफ क्यू, ठीक है। एंड इट इज आइडियल फॉर शेयर रिसोर्स मैनेजमेंट, शेयर रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हम कहां देखते हैं, जो हम सीपीयू शेड्यूलिंग में देखते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो आइडियल फॉर एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर बफर्स। एसिंक्रोनस, ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं ये आपको याद रखना है क्योंकि इन पे सीधा क्वेश्चन बनता है। एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर बफर, जो कि जिनको आप इनपुट आउटपुट बफर्स भी बोल सकते हो, या फिर लोड बैलेंसर्स में भी ये क्यू जो है बहुत हेल्प करता है, बैलेंसर्स। ऑप्शन देखो, ए क्या बोल रहा है, व्हेन अ रिसोर्स इज शेयर्ड अमंग मल्टीपल कंज्यूमर, यानी कि ये बात कर रहा है शेयर्ड रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो ये भी जो है एक एप्लीकेशन है क्यू का। व्हेन डेटा इज ट्रांसफर एसिंक्रोनसली बिटवीन टू प्रोसेसेस, ये बात कर रहा है आपका एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर बफर्स का, तो ये भी एक एप्लीकेशन है। लोड बैलेंसिंग तो मैंने बता ही दिया, यानी कि तीनों आपके जो है ऑप्शन सही हैं, ऑल दी अबव वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। एंड एक चीज और, ऐसे ही क्यू से रिलेटेड एक होता है स्टैक, ठीक है। स्टैक आपका फॉलो करता है लीफो का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद नहीं है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछता है कि अगर मतलब कि कितनी क्यू डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है एक स्टैक को, मतलब एक स्टैक जैसा काम करने में, या फिर कितने स्टैक्स की जरूरत पड़ती है क्यू जैसा काम करने के लिए। तो याद रखना इसका आंसर होता है 2। 2 क्यू की जरूरत पड़ती है स्टैक जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एंड सिमिलरली 2 स्टैक की जरूरत होती है एक क्यू जैसा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, ओके। आगे आएंगे, मैच द फॉलोइंग है। नेटवर्क सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में आपको 2 कॉलम्स दे रखी हैं, आपको मैच करना है, फैब्रिकेशन, मॉडिफिकेशन और इंटरसेप्शन, मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, मैसेज इंटीग्रिटी या ऑथेंटिकेशन। इसमें सिंपल आपकी डेफिनेशन पूछी है। फैब्रिकेशन का मतलब क्या है? फैब्रिकेशन का मतलब क्या है कि आपके डेटा को फैब्रिकेट कर दिया गया है, यानी कि आपके डेटा को जो है उसके बीच में फेक डेटा को इंसर्ट कर दिया गया है। इट मीन्स इंसर्टिंग फेक डेटा या फिर आइडेंटिटी, ठीक है। अब उससे क्या होता है, आपको पता है आपकी ऑथेंटिकेशन जो है वो गड़बड़ाती है। मॉडिफिकेशन नाम समझ जाओ कि ओरिजिनल मेथड जो है, ओरिजिनल मैसेज जो है उसको आपको जो है क्या कर दिया है, ऑल्टर कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया, ऑल्टरिंग ओरिजिनल मैसेज। और उससे क्या होगा, उससे आपकी मैसेज की इंटीग्रिटी जो है वो खत्म हो जाती है।
ठीक है। इंसेप्शन का मतलब क्या है कि कोई और जो है आपके डेटा को रीड कर पा रहा है, यानी कि अनऑथराइज्ड रीडिंग ऑफ डेटा, और उससे मैसेज की कॉन्फिडेंशियलिटी पे असर पड़ता है। यानी कि ऑप्शन वुड बी पी का 3, क्यू का 2 और आर का 1। तो ये सिंपल आपके जो है क्या बोलते हैं डेफिनेशन से क्वेश्चन थे। ओके, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, सीपीयू शेड्यूलिंग पे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि सीपीयू शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। सीपीयू शेड्यूलिंग जो है किसका बेसिक है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, लार्ज मेमोरी साइज सिस्टम का, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स का, या फिर नन ऑफ दी मेंशन। अब सीपीयू शेड्यूलिंग हम यूज क्यों करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज इट अलाउस ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्विच एग्जीक्यूशन बिटवीन मल्टीपल एक्टिव प्रोसेस इन मेमोरी, जिससे क्या है आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो मैक्सिमाइज हो सके। इसलिए हम सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करते हैं। मैं अगर लिखूं यहां पे मेंशन करूं तो इट अलाउस ऑपरेटिंग सिस्टम टू स्विच एग्जीक्यूशन बिटवीन मल्टीपल एक्टिव processes in memory। क्यों? टू मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो ये कहां पे यूज होती है? इट इज यूज्ड इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी ओएस में इसका यूज देखने को मिलता है। अब थोड़ी सी हम डेफिनेशन जान लेते हैं और फिर थोड़े से हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो सेम चीज बताइए, सीपीयू शेड्यूलिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम टू डिसाइड विच टास्क और प्रोसेसेस गेट टू यूज द सीपीयू एट अ पर्टिकुलर टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सीपीयू कैन हैंडल ओनली वन टास्क एट अ टाइम। ठीक है, बट देयर आर मैनी टास्क दैट आर नीड टू बी प्रोसेस्ड। तो इसलिए जो है ये पता करना कि कौन से प्रोसेस को किस टाइम पे हैंडल करना है, एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज होता है। समझ लो। अब ये क्यों जरूरी है? मान लो कि क्या बोलते हैं, एक जैसे मतलब मान लो एक लाइन में 5 बंदे लगे हुए हैं। पहले बंदे का काम 1 घंटे का है, दूसरे बंदे का काम 2 मिनट का है, तीसरे बंदे का काम 1 मिनट का है। तो अब क्या होगा, अगर हम लाइन से देखेंगे तो पहले के चक्कर में जो है बाकी सबको वेट करना पड़ेगा, जबकि उनका काम 2 मिनट का है ना। या फिर पहला वाला जब तक काम पूरा नहीं करेगा तब तक बाकी का काम नहीं पूरा होगा। ठीक है, तो इसलिए सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज होता है टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड टू मिनिमाइज द रिस्पॉन्स एंड वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस। ठीक है, अगर हम मेन फंक्शन की बात करें, इन सबको जो है इकट्ठा करके बोलें तो इट इज टू द मेन फंक्शन ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग इज टू इंश्योर दैट व्हेनेवर द सीपीयू रिमेन आइडल द ऑपरेटिंग सिस्टम हैड एटलीस्ट सेलेक्टेड वन ऑफ द प्रोसेस अवेलेबल इन द रेडी क्यू। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि सीपीयू को टाइम नहीं देना कि सीपीयू हमारा जितना खाली रहेगा ना उतना हम उसकी बर्बादी कर रहे हैं एक तरह से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा तैयार रहना चाहिए कि भाई जैसे सीपीयू खाली होगा वैसे ही हम उसको ये काम करना है। इससे क्या है, हम सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। एंड इसी के लिए जो है सीपीयू शेड्यूलिंग को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव, एक को हम बोलते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस हैं उनको प्रायोरिटी की बेसिस पे, उनको इंपॉर्टेंस की बेसिस पे जो है वो मतलब कि शेड्यूल किया जाता है। इसका एग्जांपल है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, SRJF यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन। वहीं अगर नॉन प्रीएम्प्टिव की बात करें तो FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है इसका एग्जांपल है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, SJF इसका एग्जांपल है, LJF लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट और HRN यानी कि हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट, ये इसका एग्जांपल। ये याद रखना है क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आपको ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ इनमें से जो है कौन सा प्रीएम्प्टिव नहीं है या कौन सा प्रीएम्प्टिव है। ऐसा क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है,
ओके, अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो अगला क्वेश्चन पूछता है नेटवर्क डिवाइसेस डैश एंड डैश यूज्ड एज फिजिकल लेयर। कौन से डिवाइसेस जो हैं वो किस फिजिकल लेयर पे यूज होते हैं? गेटवे ब्रिज, राउटर रिपीटर, हब स्विच, रिपीटर हब। ठीक है, आपको मैंने ऑलरेडी एक बार बता दिया, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे जो है सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को जो जिन पर क्वेश्चन बनते हैं उनको एक बार मैं कवर कर लेता हूँ। तो अब देखो, पहला है हमारा रिपीटर। ठीक है, रिपीटर बेसिकली एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है। कि मान लो एक सिग्नल है, ठीक, मतलब ये टावर, एक टावर ये और एक टावर जो है ये, ऐसे मान लो, कैसे मान लो, ठीक है, ए बी सी। अब मैंने मैसेज भेजा, मुझे भेजना है इस बंदे को, और ये जो है ये चैनल है, इन तीनों के थ्रू जाएगा। सिग्नल यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, और मान लो कि इसका डिस्टेंस था 50 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर पहुँचते पहुँचते सिग्नल जो है वो कमज़ोर होने लगा। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिग्नल जो है वो यहीं तक पहुँच पाएगा और इसके बाद उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिपीटर का, इसका, इस बॉक्स का। ये क्या करता है, ये आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। जैसे ग्लूकोन डी है ना, ग्लूकोन डी क्या करती है, आपकी बॉडी में एनर्जी डबल कर देती है, सेम उसी तरह से ये काम करता है। ये आपके सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, तो और यहाँ से यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक सिग्नल का एक रेंज होता है कि भाई इतने रेंज, मतलब जैसे मान लो एक सिग्नल है, वो उसका कुछ होगा कि भाई 100 किलोमीटर के बाद जो उसकी जो है शक्ति जो है खत्म होने लग जाएगी, तो 100 किलोमीटर के रेंज में हम लोग जो है रिपीटर लगा देते हैं। ठीक है, ब्रिज और हब ये दोनों जो हैं ये इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। इन काम इनका सेम है, बस फर्क ये है कि हब एक डंप डिवाइस है। क्या है? डंप डिवाइस। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ना लिखना नहीं आता। इसका काम क्या है? इसका काम है, क्या बोलते हैं, मतलब कि एक मैसेज को बाकी सब यूजर तक पहुंचाना। ठीक है, मान लो एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में मल्टीपल यूजर, ठीक है, ये ऐसा नेटवर्क है, ऐसा मान लो। अगर हब है, मतलब कि मान लो ये एक मैं बंदा हूँ, मैंने मैसेज भेजा और मैंने बोला कि भैया ए बी सी हैं आपके पास, तो आपको जो है बी को मैसेज देना है। अगर हब होगा, क्योंकि हब को पढ़ना लिखना आता नहीं है, हब को क्या पढ़ना नहीं आता, उसको मैक एड्रेस पढ़ना नहीं आता। हब क्या करेगा, इन तीनों को मैसेज भेज देगा, जितने होंगे सबको मैसेज भेज देगा, क्योंकि इसको पढ़ना लिखना ही नहीं आता। वहीं ब्रिज जो है, सॉरी ब्रिज नहीं, स्विच जो है वो इंटेलेक्चुअल डिवाइस है, इंटेलिजेंट डिवाइस है, इसको पढ़ना लिखना आता है। ये जो है ये पढ़ेगा कि बी का मैक एड्रेस क्या है और सिर्फ बी को ही मैसेज भेजेगा। समझ लो, बस इतना डिफरेंस है, क्या बोलते हैं, स्विच और हब में। ब्रिज क्या है? ब्रिज आपका बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क्स को, जैसे एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि ब्रिज कनेक्टेड सिमिलर नेटवर्क्स, जैसे सिमिलर लैन्स हैं तो उनको कनेक्ट करेगा कौन? ब्रिज। ऐसा ही गेटवे होता है, गेटवे भी नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट इट कैन कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये चीज आती है। मॉडम, उसका फुल फॉर्म आपको रखना है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करने के काम आता है। एक्सेस पॉइंट तो सिंपल है, इसमें इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। इट इज़ अ वायरलेस एप्लीकेंस जो कि मतलब कि एक एक्सेस देता है इंटरनेट को, ऐसा समझ लो आप। अगर मैं बात करूं कि ये किस किस लेयर पे यूज़ होते हैं, तो याद रखना गेटवे जो है वो आपकी सातों की सातों लेयर पे OSI मॉडल की यूज़ होता है, यूज़ हो सकता है। ठीक है, अगर मैं ब्रिज की बात करूं, ब्रिज और स्विच जो हैं ये दोनों आपके लेयर 2 डिवाइस हैं। यानी कि लेयर 2 कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर, तो ये वहां पे यूज होते हैं। और रिपीटर और हब जो हैं ये आपके फिजिकल लेयर के डिवाइस है, यानी कि ये जो हैं आपके यूज होंगे कहां पे? लेयर 1 पे। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लेयर 1 पे कौन सा यूज होता है, तो याद रखना रिपीटर एंड हब जो है वो आपके लेयर 1 डिवाइस हैं। राउटर की बात करूं
तो राउटर बेसिकली आपका जो है वो लेयर 3 डिवाइस है, और लेयर 3 कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज और आर एक्सपोज बाय डेटा टेबल ऑब्जेक्ट? डेटा टेबल ऑब्जेक्ट जो है वो किस इवेंट को एक्सपोज करता है? रो चेंज, कॉलम चेंज, या रो चेंजिंग, या ऑल दी अबव? तो डेटा टेबल ऑब्जेक्ट जो है वो इन तीनों को करता है, ऑल ऑफ द अबव। क्यों करता है? इनसे फर्क क्या है, इनसे फायदा क्या है? इट इज टू वैलिडेट, या फिर उसको हम ट्रैक बोल लो, मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन को वैलिडेट या फिर ट्रैक करने के लिए जो है इन तीनों इवेंट्स का यूज होता है। ठीक है, एंड ये कौन यूज करता है? डेटा टेबल ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें एक डेसिमल नंबर का। अच्छा देखो, 8th कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए, जिसके आप जैसे 2s कॉम्प्लीमेंट निकालते थे। 2s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते थे आप? उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करते थे? पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, सॉरी 1s कॉम्प्लीमेंट निकालते थे, और फिर उसमें +1 करते थे। जो आंसर आता था वो आपका 2s कॉम्प्लीमेंट होता था। इसी तरह से आप 2s निकालते थे। सेम तरीका जो है वो आपका 8th निकालने का भी है। क्या मतलब है कि हमें 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा? नहीं भाई, 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको निकालना है 7th कॉम्प्लीमेंट। जहां आपने 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, उसके बाद आप उसमें कर दूंगे +1, और जो आंसर आएगा वो आपका 8th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। 7th कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। हमारे पास नंबर क्या है? 7650। तो 7th कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए हम 7650 को माइनस करेंगे 7777 से। माइनस करेंगे तो यहां पे आएगा 7 1 2 1 0 0 1 2 7 आएगा। 0 1 2 7 में हम करेंगे +1, कितना आएगा? ये आएगा 8। अब 8 तो होता नहीं है क्योंकि 0 से 7 तक होते हैं, है ना? तो अब 8th नहीं होता, तो हम क्या करेंगे? इसको बना देंगे कैरी। ये चला जाएगा यहां पे +1 होगी, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब 2 + 1 कितना होता है? 3, 1 का 1, 0 का 1, तो ये हो जाएगा 0 1 3 0 वुड बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने देखा है कि मतलब कि ये जो नंबर सिस्टम है इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे बनते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल, या फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ये सब जो है 2s कॉम्प्लीमेंट, 8th कॉम्प्लीमेंट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार जो है आप इन पे मतलब कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि ये आपको नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, कहीं पे है, अच्छा जैसे कि ये है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं इनमें चांसेस होता है कि आप गलती करेंगे। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई 8th कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये चांस है कि इनमें सीधा आप निकाल के सीधा आंसर डिटरमाइन कर सकते हो। ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है कि मल्टीपल टाइम आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आप आंसर निकाल लेंगे। स्टेटमेंट में क्या है, आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपने पढ़ा हो सेम उसी लाइन से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। नहीं, आपको सब पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट को समझना पड़ेगा, और फिर आपको लिंक करना पड़ेगा कि आपने क्या पढ़ा है। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। पहला है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। एजेंट के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, और एजेंट के बारे में मैंने आपको पहले भी जो है प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कितने प्रकार के एजेंट्स, एआई एजेंट्स होते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन करंट परसेप्ट्स प्लस पास्ट हिस्ट्री। व्हेन यूनिकनेस इन द एजेंट्स करंट state completely determines the next state of the agent, the environment is said to be deterministic. Third है, the environment is semi-dynamic if the environment itself does not change with the passage of time, but the agent's performance score does.
अब बताओ कौन सा सही नहीं। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि ये जो डिसीजन है ये सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट्स यानी कि करंट सिचुएशन के हिसाब से लेते हैं, इसमें पास्ट हिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता। ओनली करंट परसेप्ट या फिर ओनली करंट इनपुट्स। तो पहला वाला यहां पे हो जाएगा गलत। अगर पहला वाला गलत हो गया तो ये स्टेटमेंट खत्म हो गया और ये स्टेटमेंट खत्म हो गया और ये वाला भी खत्म हो गया। क्या बचा? ये ऑप्शन बचा। तो यानी कि यही आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल, यानी कि सेकंड और थर्ड सही है। ठीक है, यानी कि जो डिटर्मिनिस्टिक एआई एजेंट्स होते हैं उनके अंदर खास बात क्या है कि व्हेन यूनिकनेस इन द एजेंट्स करंट स्टेट कंप्लीटली डिटरमाइंस द नेक्स्ट स्टेट, यानी कि करंट इनपुट स्टेट जो है वो उनकी नेक्स्ट स्टेट को डिटरमाइन करती है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल जो है भाषा में लिखूं तो आप ये समझो कि डिटर्मिनिस्टिक जो एजेंट्स होते हैं दे कैन फुल्ली डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेट फ्रॉम करंट स्टेट एंड प्लस एक्शन, करंट स्टेट एंड या फिर प्लस लिख लो एक्शंस। इससे जो है वो नई स्टेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेमी डायनेमिक की तो ये कथन भी बिल्कुल सही है कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो ओवर द टाइम चेंज नहीं हो रहा है परंतु जो एजेंट का स्कोर है, जो परफॉर्मेंस का स्कोर है वो चेंज हो रहा है, तो ऐसे इन्वायरमेंट को हम सेमी डायनेमिक बोलते हैं। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एजेंट्स की तो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले होते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट जो कि रिस्पॉन्ड करते हैं विथआउट मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं होती, ये स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट नाम समझो आप, एक मॉडल का इस्तेमाल करते हैं डिसीजन को लेने के लिए। गोल बेस्ड एजेंट जो है वो एक गोल की तरफ जो है एक्ट करते हैं, उसी को अचीव करने की कोशिश करते हैं। यूटिलिटी बेस्ड नाम समझो कि इट ऑप्टिमाइज डिसीजन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम यूटिलिटी के लिए वो एक जो ऑप्टिमाइज डिसीजन लेते हैं। लर्निंग एजेंट्स जो हैं वो एक्सपीरियंस के थ्रू जो है अपने आप को सीखते रहते हैं और कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है जब हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री भी यूज होती है। तो ये आपने ये करंट हिस्ट्री प्लस पास्ट, करंट परसेप्ट्स लिख लो आप, परसेप्ट्स प्लस पास्ट हिस्ट्री दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। ओके, बाकी जो ये टेक्नोलॉजीज हैं एआई एजेंट्स के बारे में, इनके बारे में मैं क्वेश्चन देखा नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि एनएलपी का फुल फॉर्म क्या है। इट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और किस लिए यूज होती है? इट इज़ टू टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 15th क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट्स इन स्टैक। स्टैक का मैंने बताया आपको कि लीफो फॉलो करता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपसे पूछा है कि अगर हमें एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, स्टैक ऐसा होता है। मान लो हमें 10 को इंसर्ट करना है या फिर मान लो यहाँ पर 20 को इंसर्ट करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इंसर्ट, ऐड या पुश का। तो इंसर्ट तो होता ही नहीं है स्टैक में, कोई ऑपरेशन। ऐड भी नहीं होता, पुश होता है। और पुश का मतलब है क्या बोलते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करना। अगर हमें डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, तो हम यूज करते हैं पॉप का। किसका? पॉप फंक्शन का। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है। लीफो मैंने बता ही दिया है, और मैंने बता ही दिया कि अगर 2 स्टैक मिल जाएंगे तो फिर एक क्यू की तरह काम करेंगे, या फिर 2 क्यू मिल जाएंगे तो एक स्टैक की तरह काम करेंगे। ये चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है, आगे आते हैं। मैच दी फॉलोइंग है, सिंपल है कि आपको जो है मैकेनिज्म को उनके एग्जाम्पल से जो है मैच करना है। डिस्क शेड्यूलिंग कौन परफॉर्म करता है? तो आपको पता होना चाहिए डिस्क शेड्यूलिंग जो है स्कैन परफॉर्म करता है। बैच प्रोसेसिंग आपका लीफो या फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टाइम शेयरिंग, टाइम किस में होता है? टाइम क्वांटम होता है राउंड रॉबिन में। और इंटरप्ट प्रोसेसिंग आपका होता है लीफो में। यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस इज
फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक्स। आपने बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं। आपसे पूछा है कि फॉल्ट बेस्ड जो है वो कौन सी होती है, स्ट्रेस टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग या फिर म्यूटेशन टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग हमने पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि ऐसी टेस्टिंग जो कि एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर अप्लाई होती है, की जाती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। तो वो फॉल्ट बेस्ड तो नहीं होती है। परफॉर्मेंस तो परफॉर्म अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये एक्सट्रीम कंडीशन शब्द आपको याद रखना है। यूनिट टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, इनका नाम थोड़ा सा मैं बताता हूं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यूटेशन टेस्टिंग। एक्चुअली में क्या है, म्यूटेशन टेस्टिंग जो है वो कैसे काम करती है, वो डेलिबरेटली जानबूझ के फॉल्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करती है, जिनको हम म्यूटेंट्स बोलते हैं प्रोग्राम कोड में, ये देखने के लिए कि क्या जो टेस्ट केस है वो उसको डिटेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। समझ लो, इसलिए इसको हम फॉल्ट बेस्ड टेस्टिंग टेक्निक्स भी कहते हैं। बीटा टेस्टिंग जो है वो आपकी एक एक्सेप्टेंस टेक्निक है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग टेक्निक है, ठीक है, जो किसके द्वारा की जाती है, एंड यूजर के द्वारा की जाती है। ये टर्म याद रखना कि बीटा टेस्टिंग जो है वो एंड यूजर के द्वारा की जाती है। एक होती है अल्फा टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग जो है वो प्रोग्रामर्स के द्वारा की जाती है, और बीटा टेस्टिंग जो है वो एंड यूजर के द्वारा की जाती है, और दोनों की दोनों जो है वो एक्सेप्टेंस टेक्निक के अंदर आती हैं, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ मैं बात कर लेता हूँ। अगर मैं टेक्निक्स की बात करूँ, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करूँ, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को हम दो तरीके से पहले हम क्लासीफाई करते हैं। एक को हम बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग, एक को हम बोलते हैं ऑटोमेशन टेस्टिंग। नाम समझ गए होगे कि मैनुअली जो होती है उसको हम बोलते हैं मैनुअल टेस्टिंग। इसके अंदर आती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि क्या बोलते हैं, चलो ये इसके बारे में हम देख लेंगे। व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स के बारे में, ग्रे बॉक्स के बारे में ऑलरेडी अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये जानना है कि तीनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स के बीच में डिफरेंस जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हम थोड़ी सी यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मतलब व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आपको जो है फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग देखने को मिलेगी। फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो आती है, आप उनकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें हमें तीन टाइप दिखते हैं, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल यानी कि फंक्शन से रिलेटेड नहीं है तो इनको हम बोलेंगे परफॉर्मेंस, यूजिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो है कैसी होती है, तो उसमें लोड टेस्टिंग आती है, स्ट्रेस टेस्टिंग भी उसी में आती है, और स्केलेबिलिटी और स्टेबिलिटी, ये चारों जो है ये आपकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर आती हैं। तो अभी आपने देखा कि स्ट्रेस टेस्टिंग जो है वो किसके अंदर आएगी, वो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के अंदर आएगी। थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यूनिट टेस्टिंग की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये सीक्वेंस है, सबसे पहले आपकी यूनिट टेस्टिंग होगी, फिर इंटीग्रेशन होगी, फिर सिस्टम होगी और फिर लास्ट में एक्सेप्टेंस होगी। ये सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछता है और कई बार पूछा है। सीक्वेंस के बाद वो क्वेश्चन पूछता है इनकी डेफिनेशन से। जैसे यूनिट टेस्टिंग, नाम समझो, यूनिट्स जो एक सिस्टम की यूनिट्स होती हैं, यानी कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं उनको टेस्ट करना, उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, उन यूनिट्स को इंटीग्रेट करके, मतलब कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास कंपोनेंट्स थे ए बी सी डी, हमने इनको यूनाइट कर दिया, हमने इकट्ठा इनको कर दिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इसको चेक करना कि भाई ये साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंपैटिबल हैं कि नहीं, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। फिर आती है सिस्टम टेस्टिंग। ऐसे बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं उनको इकट्ठा करके उनको आपस में चेक करना, ठीक है, ऐसा होल, उसको हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। फिर लास्ट में आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये फाइनल सिस्टम की टेस्टिंग होती है। इसके अंदर आपने देखा कि मैंने बताया आपको अल्फा बीटा टेस्टिंग करके जो है टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगी। अल्फा जिसमें हम प्रोग्रामर्स की मदद से चेक करते हैं, और बीटा टेस्टिंग जिसमें हम एंड यूजर की मदद से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं।
तो ये बेसिकली क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, इनके बाहर क्वेश्चन टेस्टिंग से नहीं आता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसी के साथ जो है हमारी आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, एंड आई होप कि ये क्लास भी बाकी क्लासेस की तरह इंफॉर्मेटिव रही होगी, बहुत कुछ आपने सीखा होगा इस क्लास से भी, एंड आपको गाइडेंस मिली होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। एंड अगर मैं आपको सही बात बताऊं तो उसी चीज़ के लिए, आपको पैटर्न समझाने के लिए, एनालिसिस करवाने के लिए जो है हमने ये PYQ सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों की जो है आपको गाइडेंस दे रहा था, एंड साथ साथ क्वेश्चन के माध्यम से आपका एक रिवीजन भी हो रहा था, है ना। और क्योंकि क्वेश्चन PYQ थे तो चांसेस हैं कि यही क्वेश्चंस, इनमें से कोई क्वेश्चन आपको शायद हो सकता है रिपीट हो जाए, हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन जो है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाए, इसलिए PYQ हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसलिए लगभग हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ कि रिवीजन और PYQs और मॉक्स, इन पे आपको ध्यान देना है। अगर आप ये अच्छा कर ले जाएंगे तो आप बढ़िया स्कोर कंप्यूटर एप्लीकेशन में करेंगे। ठीक है, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि हमने रिसेंटली जो है टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है, उसमें हम जो है जो नोट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो सब भी शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू है, कुछ चीज़ें पूछनी है, तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं, नहीं तो आप हमें इंस्टा पे भी जो है डाउट्स अपने क्लैरिफाई कर सकते हैं। सेम नाम से ही हमारी आईडी है, वहाँ पे भी आपको कोई भी, चाहे वो पर्सनल क्वेश्चंस हों, चाहे आपको कोई गाइडेंस लेनी हो, चाहे आपको कोई क्वेरीज हो, चाहे आपको क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सब चीज़ आप जो है इंस्टा या फिर टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डायनेमिक और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए एंड डू सब्सक्राइब, एंड हो सके तो आप इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी एक गाइडेंस मिल सके। क्योंकि अगर आपको लगता है कि हम जिस हिसाब से पढ़ाते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि फर्दर और भी सीरीज आएंगी जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड होंगी, चाहे वो DSSB की सीरीज़ हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की फर्दर प्रिपरेशन के लिए हो, तो उसको मिस ना हो आपसे, तो इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। एंड बस इतना ही बोलूँगा, एंड थैंक यू सो मच कि आपने मतलब कि ट्रस्ट किया एंड यू बिलीव कि हम जो है हमारा जो चैनल है वो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको देता है। ठीक है, तो बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे सभी को।